जरा कल्पना कीजिए कि आप दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के चेयरमैन हैं। अच्छा, मतलब एक ऐसा पद जहां आपके पास असीमित अधिकार हों। हाँ बिल्कुल। आपके इशारे पर देश की पूरी सेना, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स सब खड़ी है। हर अंतर्राष्ट्रीय संधि, हर बड़ा सरकारी फैसला सिर्फ और सिर्फ आपके नाम से साइन होता है। कागज पर तो आप इस देश के सबसे शक्तिशाली इंसान लग रहे हैं। वही तो। लेकिन असलियत में आप अपनी मर्जी से रोजमर्रा का एक भी बड़ा फैसला नहीं ले सकते। है ना अजीब बात। ये सत्ता का एक ऐसा विरोधाभास है जो पहली बार सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है। बिल्कुल। और यही आज के हमारे इस डीप डाइव का मिशन है। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर गहराई से चर्चा कर रहे हैं, वो कोई आम दस्तावेज नहीं है। वो भारतीय संविधान का भाग 5 है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हाँ, अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक फैला यह हिस्सा हमारे नोट्स के अनुसार पूरे देश की शासन व्यवस्था का हृदय है। ये वो इंजन है जो इस विशाल देश को चलाता है। सही कहा। लेकिन हम इस पूरे समंदर को आज एक साथ नहीं नापेंगे, है ना? बिल्कुल नहीं। आज हम सिर्फ इसकी शीर्ष पर फोकस करेंगे, यानी संघ की कार्यपालिका, विशेष रूप से भारत के राष्ट्रपति, जिनका जिक्र अनुच्छेद 52 से 62 में है, और उपराष्ट्रपति, जो अनुच्छेद 63 से 71 के बीच आते हैं। हाँ, तो इस विषय पर बात करना, मतलब आपको क्यों लगता है कि इतना जरूरी है? देखिए, इस पर बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि अक्सर लोग इन अनुच्छेदों को सिर्फ कानूनी नियम या रटने वाली जानकारी समझ लेते हैं, जो कि एग्जाम्स के लिए पढ़ी जाती है। बिल्कुल। लेकिन इनके पीछे एक बहुत गहरी मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक सोच काम कर रही है। ये नियम ये तय करते हैं कि एक विशाल लोकतंत्र में शक्ति किसी एक इंसान के दिमाग या सनक का गुलाम न बन जाए। क्या बात है। तो चलिए ये सत्ता के शिखर की वास्तुकला को समझना शुरू करते हैं। शुरुआत होती है अनुच्छेद 52 से, जो बहुत ही साफ शब्दों में एक घोषणा करता है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। हाँ, देश का प्रथम नागरिक। और मैंने रिसर्च में एक बहुत ही सख्त नियम पढ़ा कि ये सर्वोच्च पद कभी भी, मतलब एक सेकंड के लिए भी खाली नहीं रह सकता। अचानक कोई रिक्ति आती है तो उपराष्ट्रपति तुरंत कार्यभार संभालते हैं। इसे निरंतरता का सिद्धांत कहते हैं। राज्य, या जिसे हम स्टेट कहते हैं, वो कभी भी बिना प्रमुख के अस्तित्व में नहीं रह सकता। ये एक मनोवैज्ञानिक प्रतीक भी है कि देश की शासन व्यवस्था कभी रुकती नहीं है। एकदम सही। इसके बाद आता है अनुच्छेद 53, जो मुझे थोड़ा उलझाता है। ये कहता है कि संघ की समस्त कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी, और वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी है। हाँ, सुप्रीम कमांडर। लेकिन फिर स्रोत हमें याद दिलाते हैं कि वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास है। राष्ट्रपति तो केवल नाम मात्र का प्रमुख है। तो मेरा सवाल ये है कि अगर असली ताकत किसी और के पास है, तो इस पद को इतनी अहमियत क्यों दी गई है? लोग अक्सर इसे रबर स्टैंप कह देते हैं। हाँ, मैंने सुना है ये शब्द। लेकिन ऐसा कहना इसके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इस पद की अहमियत इसकी शक्ति में नहीं है, बल्कि इसकी तटस्थता में है। अच्छा, वो कैसे? इसे इस तरह से देखिए, भारत ने संसदीय प्रणाली को अपनाया है। अगर संविधान निर्माता सारी नाम मात्र की और वास्तविक शक्तियां एक ही व्यक्ति को दे देते, मान लीजिए प्रधानमंत्री को, तो सोचिए क्या होता। बाप रे, तब तो एक ही इंसान के पास सब कुछ आ जाता। बिल्कुल, एक ऐसा इंसान जिसे जनता का बहुमत भी हासिल है और सेना का पूरा नियंत्रण भी। ये सीधे सीधे तानाशाही का नुस्खा है। राष्ट्रपति को एक अलग गरिमामय पद पर बैठाकर उन्हें रोजमर्रा की कीचड़ भरी राजनीति से दूर रखा गया है। समझ रही हूँ। वे एक ऐसे निष्पक्ष अंपायर हैं जो भले ही हर गेंद पर बैटिंग नहीं करते, लेकिन ये सुनिश्चित करते हैं कि पूरा खेल नियमों के हिसाब से ही खेला जाए। ये अंपायर वाली उपमा मुझे बहुत पसंद आई। शक्ति ना होने पर भी व्यवस्था में संतुलन बनाए रखने के लिए उनका होना सबसे ज्यादा जरूरी है। सही बात है। अनुच्छेद 54 और 55 एक बिल्कुल अलग ही कहानी बयान करते हैं। आम जनता इस चुनाव में सीधे तौर पर भाग ही नहीं लेती। ये एक बहुत ही व्यावहारिक और रणनीतिक फैसला था संविधान निर्माताओं का। हाँ, मैं इस पर आती हूँ, लेकिन पहले यह साफ कर दूं कि वोट डालता कौन है। अनुच्छेद 54 के अनुसार एक निर्वाचक मंडल बनता है, यानी इलेक्टोरल कॉलेज। हाँ, इसमें संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्यों वोट डालते हैं। इसके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित विधायक और दिल्ली व पुडुचेरी के विधायक भी। ध्यान देने वाली बात यह है कि मनोनीत सदस्य वोट नहीं डालते,
वही तो, जो सदस्य राष्ट्रपति द्वारा खुद मनोनीत या नॉमिनेट किए जाते हैं या जो विधान परिषद के सदस्य हैं, वे वोट नहीं डाल सकते। ऐसा क्यों? तो का टकराव हो गया। हाँ, फेवर वाली बात हो जाएगी। बिल्कुल, निष्पक्षता खत्म हो जाएगी। और जहां तक विधान परिषदों की बात है, वे भारत के हर राज्य में नहीं है। अच्छा, तो अगर उन्हें शामिल किया जाता? तो जिन राज्यों में विधान परिषद हैं, उनका पलड़ा चुनाव में भारी हो जाता। ये हमारे संघीय ढांचे के संतुलन को बिगाड़ देता। तर्क तो बहुत मजबूत है, लेकिन मुझे अभी भी ये बात खटक रही है कि हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, तो हम अपने प्रथम नागरिक को चुनने का अधिकार आम जनता को क्यों नहीं देते? जरा इस परिदृश्य की कल्पना कीजिए। मान लीजिए देश में राष्ट्रपति का सीधा चुनाव होता है। करोड़ों लोग लाइनों में लगकर वोट देते हैं। चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति कहता है, मुझे देश की जनता ने चुना है। उसका अपना एक जनादेश होगा। बिल्कुल। और उधर प्रधानमंत्री भी कहता है, मुझे भी देश की जनता ने बहुमत दिया है। अब जब भी कोई कानून या नीति बनेगी, तो दोनों के बीच जनादेश या मैंडेट को लेकर सीधा टकराव होगा। ओह, मतलब देश में दो समानांतर सत्ता के केंद्र बन जाएंगे। एकदम सही। और जैसा कि हमने पहले चर्चा की, राष्ट्रपति का काम सरकार चलाना नहीं, बल्कि सरकार को संविधान के दायरे में रखना है। इसलिए ये अप्रत्यक्ष चुनाव करवाया जाता है। मतलब टकराव से बचने का ये एक बेहतरीन डिजाइन है। अब चुनाव की इस जटिल भूल भुलैया, मेरा मतलब है चुनाव की पद्धति पर आते हैं। जी। स्रोत सामग्री में अनुच्छेद 55 को याद रखने का एक मजेदार तरीका दिया गया है। अनुच्छेद 55 और 55 से पद्धति। हाँ, ये ट्रिक्स काफी काम आती हैं। लेकिन इसके अंदर जो शब्द लिखे हैं वे बहुत भारी भरकम है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये आयरलैंड से प्रेरित है। सुनने में बहुत जटिल लगता है ना? काम कैसे करता है? चलिए इसे बहुत ही सरल तरीके से समझते हैं। मान लीजिए इसे हम आइसक्रीम की पसंद के उदाहरण से देखते हैं। आपके सामने 3 फ्लेवर हैं, वैनिला, चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, मेरी पसंदीदा चॉकलेट है। तो आम चुनावों में आप क्या करते हैं? आप सिर्फ अपनी सबसे पसंदीदा आइसक्रीम को एक वोट देते हैं, मतलब चॉकलेट को, और बात खत्म। हाँ, बस एक बटन दबाना होता है। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव में ऐसा नहीं होता। यहाँ आपको अपनी रैंकिंग देनी होती है। रैंकिंग मतलब मुझे बताना होगा कि पहली पसंद कौन है और दूसरी कौन? एकदम सही। आप बैलेट पेपर पर लिखते हैं कि मेरी पहली पसंद चॉकलेट है, दूसरी वैनिला है और तीसरी स्ट्रॉबेरी। ओके, समझ गई। अब जब वोटों की गिनती होती है, तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि पहली पसंद के वोट किसे सबसे कम मिले। मान लीजिए स्ट्रॉबेरी को सबसे कम लोगों ने पहली पसंद माना, तो स्ट्रॉबेरी रेस से बाहर हो जाएगी? बिल्कुल। लेकिन और यहाँ सबसे दिलचस्प बात है, जिन लोगों ने स्ट्रॉबेरी को पहला वोट दिया था, उनका वोट बर्बाद नहीं होगा। अरे वाह, वो कैसे? उनके बैलेट पेपर पर देखा जाएगा कि उनकी दूसरी पसंद क्या थी। अगर उनकी दूसरी पसंद वेनिला थी, तो उनका वोट वेनिला के खाते में ट्रांसफर हो जाएगा। इसीलिए इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहते हैं। क्या बात है। ये तब तक चलता है जब तक किसी एक को बहुमत ना मिल जाए। हाँ, जब तक किसी एक उम्मीदवार को स्पष्ट बहुमत यानी 50% से ज्यादा वोट ना मिल जाएं। ये तो बहुत ही शानदार तरीका है। इससे ये सुनिश्चित हो जाता है कि जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति भवन पहुंचेगा, उसे कम से कम अधिकांश लोगों की पहली या दूसरी पसंद का समर्थन तो हासिल होगा ही। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि वो पूरे देश का प्रतीक है। वो किसी एक गुट या सिर्फ 30-40% वोट पाकर जीतने वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए। ये हिस्सा सच में आंखें खोलने वाला था। अब मान लेते हैं कि अंपायर का चुनाव हो गया। अनुच्छेद 56 से 60 हमें बताते हैं कि पद ग्रहण करने के बाद के नियम क्या हैं। हाँ, कार्यकाल और शर्तें। अनुच्छेद 56 और 57 के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा। लेकिन इसमें एक बात है जो अमेरिकी व्यवस्था से बिल्कुल उलट है। आप असीमित पुनर्चुनाव की बात कर रही हैं? हाँ, मैंने नोट्स में देखा कि भारत में कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, जबकि अमेरिका में केवल 2 बार की सीमा है। बिल्कुल। हमारे यहाँ अनलिमिटेड री-इलेक्शन का सिद्धांत लागू होता है। हालांकि उन्हें अनुच्छेद 58 की योग्यताएं पूरी करनी होंगी। न्यूनतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए और लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए। और साथ ही कोई लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। हाँ, रिसर्च के दौरान मुझे इसे याद रखने का एक दिलचस्प नुस्खा मिला।
35 की उम्र और लोकसभा की समझ बराबर राष्ट्रपति बनने का मूल मंत्र। ये नुस्खा काफी सटीक है। 35 वर्ष की आयु का मतलब है कि व्यक्ति जीवन और समाज के अनुभव में परिपक्व हो चुका है, और लोकसभा की समझ ये सुनिश्चित करती है कि भले ही वो सीधे जनता द्वारा न चुना गया हो, लेकिन उसमें एक जनप्रतिनिधि वाली योग्यता होनी चाहिए। और इसके बाद अनुच्छेद 59 के तहत जैसे ही वे पद ग्रहण करते हैं, उनकी कोई भी पुरानी सीट अपने आप खादी मान ली जाती है। हाँ, चाहे वो संसद की हो या विधानमंडल की। फिर आता है अनुच्छेद 60, शपथ का समय, जिसे स से 60, श से शपथ की तरह याद रखा जा सकता है। बिल्कुल आसान ट्रिक है। राष्ट्रपति को संविधान की रक्षा की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। लेकिन जरा रुकिए, मैं यहाँ आपको थोड़ा टोकना चाहूंगी। जी, पूछिए। क्या ये बात कुछ अजीब नहीं है? हम हमेशा शक्तियों के बंटवारे की बात करते हैं। कार्यपालिका का सर्वोच्च व्यक्ति न्यायपालिका के सर्वोच्च व्यक्ति से शपथ ले रहा है। क्या ये दोनों के बीच की रेखा को धुंधला नहीं करता? ये एक बहुत गहरा बिंदु है। देखने में ये शक्तियों के आपस में मिलने जैसा लग सकता है, लेकिन असल में ये हमारे संविधान की एक बहुत ही खूबसूरत चेक एंड बैलेंस व्यवस्था है। मतलब नियंत्रण और संतुलन। हाँ, न्यायपालिका का प्राथमिक काम क्या है? संविधान की व्याख्या करना और इसकी रक्षा करना। सही बात है। जब देश का सबसे बड़ा कार्यपालक, जिसके हाथ में पूरी मशीनरी है, पद ग्रहण करता है, तो उसे ये याद दिलाना जरूरी है कि वो इस देश का मालिक नहीं है, बल्कि संविधान सबसे ऊपर है। अच्छा, तो ये याद दिलाने का काम मुख्य न्यायाधीश से बेहतर कौन कर सकता है? बिल्कुल, ये इस बात का प्रतीक है कि शक्ति चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, वो कानून की किताब के अधीन ही रहेगी। ये एक बहुत ही सशक्त छवि पेश करता है, संविधान की सर्वोच्चता। लेकिन मनुष्य तो मनुष्य है। क्या हो अगर वही सर्वोच्च व्यक्ति उसी संविधान के खिलाफ काम करने लगे? क्या इस अंपायर को कभी मैदान से बाहर निकाला जा सकता है? ये सवाल बहुत लाजमी है। इसका जवाब हमें अनुच्छेद 61 में मिलता है, और ये मेरे हिसाब से इस पूरे डीप डाइव का सबसे तनावपूर्ण हिस्सा है। महाभियोग या इम्पीचमेंट। ये सच में संविधान का सबसे कठोर अस्त्र है, सत्ता से हटाने का आखिरी उपाय। अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के आधार पर ही हटाया जा सकता है, और ये एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। हाँ, क्वाजी जुडिशियल। मैंने जब इसकी प्रक्रिया को पढ़ा तो मुझे ये लगभग असंभव लगा। पहले 14 दिन की पूर्व सूचना देनी होती है, प्रस्ताव किसी भी सदन में लाया जा सकता है, और सबसे बड़ी बात, प्रस्ताव को पास करने के लिए उस सदन की कुल सदस्यता के 2/3 बहुमत की जरूरत होती है, जो कि बहुत मुश्किल है। मुश्किल। आज के इस गठबंधन राजनीति के दौर में कुल सदस्यता का 2/3 जुटाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। और ये कठिनाई कोई गलती नहीं है, ये एक फीचर है। इसे जानबूझकर असंभव के करीब रखा गया है, ताकि कोई इसका गलत इस्तेमाल ना करे। बिल्कुल। जरा सोचिए, अगर राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया आसान होती, मान लीजिए साधारण बहुमत से, तो क्या होता? हर बार जब केंद्र में कोई नई सरकार आती, वो अपने राजनीतिक या वैचारिक विरोध के कारण पुराने राष्ट्रपति को हटा देती। हाँ, तब तो देश का सबसे स्थिर पद एक राजनीतिक खिलौना बन जाता। 2/3 बहुमत का मतलब है कि राष्ट्रपति को केवल तभी हटाया जा सकता है जब सरकार और विपक्ष दोनों इस बात पर पूरी तरह सहमत हों कि इस व्यक्ति ने सच में संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। यही वजह है कि आज तक भारत के इतिहास में किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगा है। जी, व्यवस्था ने खुद को सुरक्षित रखा है। अब अगर पद खाली हो जाए, चाहे महाभियोग से, मृत्यु से या इस्तीफे से, तो अनुच्छेद 62 कहता है कि 6 महीने के भीतर नया चुनाव कराना अनिवार्य है। और इन 6 महीनों के दौरान जो व्यक्ति इस महाशक्तिशाली पद को संभालता है, वो है हमारा अगला विषय, उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का पद भारतीय व्यवस्था में एक बहुत ही अनोखा प्रयोग है, पर्दे के पीछे का एक बहुत महत्वपूर्ण पद। इसे हम संकटमोचक पद भी कह सकते हैं। हाँ, अनुच्छेद 63 से 68 तक इसका पूरा आर्किटेक्चर दिया गया है। हमारे स्रोतों में एक दिलचस्प ट्रिक भी थी कि अनुच्छेद 52 में 11 जोड़ दें तो 63 आता है, जो उपराष्ट्रपति का पद है। याद रखने का अच्छा तरीका है। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है अनुच्छेद 64। ये कहता है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। और इस पूरी रिसर्च का सबसे बड़ा रहस्य ये है कि उपराष्ट्रपति को अपने उपराष्ट्रपति होने का 1 भी रुपया वेतन नहीं मिलता। हाँ, ये काफी लोगों को नहीं पता होता।
उन्हें जो भी सैलरी मिलती है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम करने की मिलती है। ये तो किसी ऐसी नौकरी जैसा है जहां पदनाम कोई और है और सैलरी किसी और काम की मिल रही है। ऐसा अजीबोगरीब सेटअप क्यों? यह अजीब जरूर लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही व्यवहारिक कारण है। देखिए, जब तक राष्ट्रपति अपने पद पर हैं, उपराष्ट्रपति के पास उपराष्ट्रपति के रूप में करने के लिए कोई ठोस प्रशासनिक काम नहीं होता। हाँ, वो बस एक स्टैंड बाय है। बिल्कुल। अब इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को 5 साल तक सिर्फ इंतजार तो नहीं करवाया जा सकता, इसलिए उन्हें संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा को चलाने की अहम जिम्मेदारी दी गई। चूंकि उनका रोजमर्रा का काम राज्यसभा का संचालन करना है, इसलिए उन्हें वेतन भी उसी काम का दिया जाता है। ये संसाधनों और समय का एक बेहतरीन उपयोग है। अब अगर इनके चुनाव की बात करें, जो अनुच्छेद 65 और 66 में है, तो यहाँ राष्ट्रपति के चुनाव से एक बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। जी, निर्वाचक मंडल के मामले में। हाँ, राष्ट्रपति के चुनाव में हमने देखा था कि विधायक वोट डालते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधायकों का कोई रोल नहीं होता। इसमें केवल संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, चाहे निर्वाचित हों या मनोनीत। ऐसा भेदभाव क्यों? इसे समझने के लिए हमें उपराष्ट्रपति के उसी रोजमर्रा के काम को देखना होगा जिसकी हमने अभी बात की। उनका मुख्य काम क्या है? राज्यसभा की अध्यक्षता करना। हाँ। राज्यसभा पूरी तरह से केंद्र के अधिकार क्षेत्र का हिस्सा है। चूंकि उपराष्ट्रपति का राज्यों की राजनीति या प्रशासन से कोई सीधा लेना देना नहीं है, इसलिए ये तय किया गया कि उन्हें चुनने का अधिकार सिर्फ संसद के पास ही होना चाहिए। अच्छा, इसलिए राज्यों की विधानसभाओं को बाहर रखा गया। बिल्कुल। और चूंकि ये संसद का आंतरिक मामला ज्यादा है, इसलिए सभी सांसदों को वोट देने का अधिकार दिया गया, चाहे वे चुने हुए हों या मनोनीत। हर एक नियम के पीछे कैसे एक मजबूत तर्क छिपा है, ये देखकर हैरानी होती है। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 67 और 68 बताते हैं कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है, लेकिन यहाँ मैंने एक कानूनी भाषा का बहुत ही बारीक अंतर पकड़ा है। अच्छा, क्या है वो? जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो संविधान कहता है कि 6 महीने के भीतर नया चुनाव होना ही चाहिए। एक सख्त समय सीमा है। लेकिन जब उपराष्ट्रपति का पद खाली होता है, तो वहाँ 6 महीने जैसी कोई समय सीमा नहीं है। वहाँ सिर्फ एक शब्द है, यथाशीघ्र, यानी जल्द से जल्द। ये फर्क क्यों? ये कानूनी भाषा का बहुत ही सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। देखिए, राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख है। उसके बिना देश के कानूनी और कूटनीतिक काम रुक सकते हैं। इसलिए वहां 6 महीने की सख्त सीमा लगाना जरूरी था। समझ गई। लेकिन अगर उपराष्ट्रपति का पद कुछ समय के लिए खाली भी रहता है, तो राज्यसभा का काम नहीं रुकता। क्योंकि वहां एक उपसभापति पहले से मौजूद होता है। एकदम सही। उपसभापति सदन चला सकता है। देश पर कोई तत्काल संवैधानिक संकट नहीं आता, इसलिए चुनाव आयोग को यथाशीघ्र कहकर थोड़ी छूट दी गई है। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाएंगे। अनुच्छेद 70 आकस्मिकताओं में संसद को शक्तियां देता है, लेकिन जो सबसे शक्तिशाली अनुच्छेद है वो है 71, जो कि विवादों से जुड़ा है। हाँ, ये कहता है कि राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव में अगर कोई भी विवाद होता है, तो उसका निपटारा केवल सुप्रीम कोर्ट करेगा और उसका फैसला अंतिम होगा। मेरा सवाल ये है कि जब हमारे पास एक स्वतंत्र चुनाव आयोग है, तो इन विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी उन्हें क्यों नहीं दी गई? ये एक बहुत ही विचारणीय प्रश्न है। देखिए, चुनाव आयोग का काम चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना है। लेकिन अगर चुनाव प्रक्रिया के बाद किसी तकनीकी या संवैधानिक आधार पर उस चुनाव की वैधता को ही चुनौती दी जाए, तो वो मामला कानूनी व्याख्या का बन जाता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति देश के 2 सर्वोच्च पद है। तो मतलब मामला सीधे सबसे बड़ी अदालत में जाना चाहिए। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट को ये अधिकार देकर इन शीर्ष पदों को रोजमर्रा की राजनीति और चुनाव आयोग के प्रशासनिक फैसलों से एक कदम ऊपर रखा गया है, ताकि देश के सर्वोच्च पद की वैधता पर कोई दाग ना लगे। ये निष्पक्षता बनाए रखने का एक बेहतरीन तरीका है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैंने रिसर्च के अंत में एक बहुत ही मजेदार क्विक रिकॉल या तथ्य देखा था। इस्तीफे के बारे में? हाँ, ये इस्तीफे की एक म्यूचुअल या आपस में लेन देन की प्रक्रिया है। अगर राष्ट्रपति को इस्तीफा देना है, तो वो अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, और अगर उपराष्ट्रपति को पद छोड़ना है, तो वो अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ये एक क्लोज्ड लूप की तरह लगता है। यह प्रशासनिक निरंतरता का एक बहुत ही सुंदर डिजाइन है। यह सुनिश्चित करता है कि कार्यपालिका के ये 2 शीर्ष पद हमेशा एक दूसरे के पूरक बने रहें और सत्ता का हस्तांतरण बिना किसी भ्रम के स्पष्ट रूप से हो।
तो आज हमने इस पूरी चर्चा में जो कुछ भी समझा वो ये साबित करता है कि भारतीय संविधान का भाग 5 सिर्फ अनुच्छेदों की एक लिस्ट नहीं है। ये मानव स्वभाव, शक्ति के लालच और संस्थागत संतुलन की एक बहुत गहरी समझ का नतीजा है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तंत्र इस तरह से बुना गया है कि कोई भी एक व्यक्ति इतना बड़ा ना हो जाए कि वो व्यवस्था को ही निगल ले। हर शक्ति के ऊपर एक नियंत्रण है और हर नियंत्रण के पीछे एक स्पष्ट कारण। मैं इससे पूरी तरह सहमत हूँ। ये एक ऐसा जीवंत ढांचा है जो 75 से अधिक वर्षों से इस विशाल लोकतंत्र को स्थिरता प्रदान कर रहा है। आज के लिए बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा परिदृश्य आपके दिमाग में छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हमने सीधे तौर पर बात नहीं की। एक सस्पेंस। हाँ, हमने देखा कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति वो कुर्सी संभाल लेते हैं। लेकिन जरा सोचिए, एक ऐसा अभूतपूर्व और भयावह संकट आ जाए जहां किसी कारणवश एक ही दिन, एक ही समय में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद एक साथ खाली हो जाएं। बाप रे, ये तो एक बड़ा डबल वैक्यूम हो जाएगा। बिल्कुल। तब इस देश की कमान, वो चेयरमैन की कुर्सी किसके हाथों में जाएगी? दिलचस्प बात यह है कि जब संविधान लिखा गया था तो इन मूल अनुच्छेदों में इस सटीक स्थिति का कोई सीधा जवाब नहीं था, जिसके लिए बाद में एक विशेष कानून बनाना पड़ा। हाँ, तो मैं चाहूंगी कि तुरंत गूगल मत कीजिएगा। आज हमने जिन शक्तियों और संस्थाओं के संतुलन की बात की है, उसके आधार पर खुद सोचने की कोशिश कीजिएगा कि लाइन में अगला व्यक्ति कौन होना चाहिए। सत्ता के इस अंतिम रहस्य पर विचार जरूर कीजिएगा। हमारे साथ इस डीप डाइव में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।